सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स द गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए स्टडी रिलेटेड कंटेंट लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ 12th क्लास की केमिस्ट्री, जो कि आपके लिए बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, सीयूईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर अपने फिजिकल केमिस्ट्री के आज अपने लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, जो कि है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। एक सेकेंड रुकिए, जरा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। हमने इससे पहले सोल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा कवर अप कर लिया है और उनके वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप सभी जाकर इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले देखेंगे कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर्स क्या उसको इफेक्ट डालते हैं, रेट लॉ क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। ये आज हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि लगातार अपडेट्स मिलते रहें। तो आज क्या इस वीडियो को हम शुरू करें। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने बढ़िया तरीके से, क्या स्पीड से वो हो रहा है, यानी कि उसका रेट क्या है, उसको डिटरमाइन करना और ओवरऑल मैकेनिज्म उसमें क्या चल रहा है। हम जब इनके बारे में फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच में जब स्टडी करते हैं तो उसी स्टडी को ही हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में लिख लें तो ये होता है ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, branch of physical chemistry, branch of physical chemistry which deals with the study of overall rate of reaction, the study of overall rate of reaction and its mechanism is known as chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसका स्पीड किस स्पीड से हो रहा है, मीन्स उसका रेट क्या है, ओवरऑल रेट, और उसमें क्या मैकेनिज्म उसका चल रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो उसी ब्रांच को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बात होता है कि रिएक्शन का रेट क्या है, उसको क्या समय लग रहा है, मीन्स कितना टाइम उसका वो हो रहा है, साथ में वो रिएक्शन जो चला है वो फिजिबल है या नहीं है, उसकी अदर फैक्टर्स जैसे डेल्टा जी नॉट, उसकी वैल्यू कैसी है, क्या है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, जीरो है क्या, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मतलब डिटरमाइन करना, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में बताना कि उस किस स्पीड से हो रहा है, मीन्स कितना जल्दी हो रहा है, कितना धीरे हो रहा है, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता है। और हम इसका अगर एक बेसिक यहाँ पर डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन of reactants and products, change in concentration of reactants and products in unit time interval is known as rate of reaction. तो ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि बेसिकली बताना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें आप जानते हैं एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या करते हैं, वो आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब जाके आपको प्रोडक्ट फाइनल देते हैं। तो इन्हीं के कंसंट्रेशन में जब कोई चेंज देखने को मिलता है, उनके गिवन टाइम इंटरवल में कितने टाइम में वो कर रहे हैं, बस उसी चीज़ को ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं, एक होता है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस और एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले
रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस। दूसरा होता है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस डिसअपियरेंस में क्या यहाँ पे फर्क होने वाला है? एक बात होती है, जब भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आपका प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? आपका विजिबल होता है। और क्या आपका वहां से विजिबल नहीं होता है, यानी क्या गायब होता है? रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट किस रेट के साथ यहाँ पर डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट को यहाँ पे अपीयर करवा रहा है, बस वही चीज आपका डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और अपीयरेंस किसका होता है? प्रोडक्ट। जो हमें दिखाया जाता है तो लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे ये होता है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट में यहाँ पे बनता है, ये सभी आप जानते हैं। ओके, ओवरऑल ये बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको बता रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका देखा जाए, तो अगर हम लोग यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन को ले, जैसे कि अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा टी लिख सकते हैं, एक डेल्टा आर लिख सकते हैं, एक डेल्टा पी लिख सकते हैं। डेल्टा टी क्यों लिया? क्योंकि टाइम को बताएगा, डेल्टा आर रिएक्टेंट को बताएगा, डेल्टा पी हमारा प्रोडक्ट को बताएगा। तो अब यहाँ डेल्टा टी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। मान लो किसी एक गिवन टाइम से हमें दूसरे तक लेके जाना है, यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाता है और डिफरेंशिएशन भी याद लग सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? R2 माइनस का R1 और ये हो जाएगा P2 माइनस का P। अब एक बात बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? तो इसका जो रेट हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म आएगी, प्रोडक्ट की टर्म नहीं आएगी। तो रेट क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये आपका यहाँ पर रेट हो जाएगा। अब क्योंकि ये गायब हो रहा है, तो जो चीज़ गायब होती है उसे हम यहाँ पर नेगेटिव साइन से ले लेते हैं यहाँ पर, यानी रिएक्टेंट गायब होता है तो वहाँ माइनस डेल्टा आर वहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका रेट आएगा। अब इसको हम और चाहे तो खोल के लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ R2 माइनस का R1 अपॉन T2 माइनस का T1। तो इस हिसाब से आपका रेट आता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे अगला अपना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कैसे लिखाएगा? यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये कैसे लिखेंगे हम लोग? अब यहाँ पे हम किसका टर्म यूज करेंगे? डेल्टा पी का और डेल्टा टी का। तो यहाँ पे रेट कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे रेट जो रहेगा वो आपका इस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यही तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इक्वल होता है। अब लेकिन ये चीज अपीयर हो रही है, जो चीज अपीयर होती है उसके सामने नेगेटिव का सिंबल यूज नहीं करते, ये आपका पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ से रेट को अगर हम लोग और खोल के लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा P2 माइनस का P1 अपॉन T2 माइनस का P1। ये आपका रेट यहाँ पर तैयार हो गया। अब यहाँ ग्राफ बनता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये पहला जो है वो रिएक्टेंट वाले के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और दूसरा ग्राफ जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो आपका प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इसका जो ग्राफ रहेगा यहाँ पे किसके बीच में बनेगा? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। कंसंट्रेशन बताइए किस एक्सिस पे आपका रहेगा? सोचिए सोचिए। कंसंट्रेशन जो रहेगा वो आपका वाई एक्सिस पर रहेगा, तो इधर आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये इधर कंसंट्रेशन हो जाएगा और इधर आपका टाइम हो जाएगा। अब क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पे गायब हो रहा है तो इसका ग्राफ नीचे गिरता है, ये ऐसे गिरेगा, ये यहाँ पे गिर गया, यानी कि एक सिंपटाइड कर्व यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे क्योंकि ये गिर रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट में, जो कि आपका यहाँ पर माइनस डेल आर बाई डेल टी होता है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा आपका? y इक्वल्स टू mx प्लस c से यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव का आ जाएगा, स्लोप आपका नेगेटिव रहेगा, स्लोप आपका यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका स्लोप है जो कि आपका नेगेटिव में हो गया। अब अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे दूसरा लिख लीजिए, दूसरे के बारे में
यहाँ क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ये ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे स्लोप ऊपर जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कैसा ग्राफ बनेगा, सोचिए थोड़ा, आई थिंक आपने सोचे हो, तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ भी कंसंट्रेशन का टर्म हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा, यहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है यानी कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ स्लोप आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कभी कभी स्लोप के बारे में भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बारे में और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ की ग्राफ और यहाँ पे कैसे हम इसको रेट को कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ पे और चीज़ें यहाँ जानने वाले हैं। अगर हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे जाएं, सबसे पहले आपका यहाँ पे आप दो तरीके के रेट ऑफ रिएक्शंस आती हैं जो कि अब आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरीके के आपके रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है आपका इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा जो रहता है वो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे आप पूछें कि इंस्टेनियस और एवरेज में फर्क क्या होता है। तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 सेकंड ट्रेवल किया और आपकी स्पीड मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर थी, अब वहां से आप उसका एवरेज कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो एवरेज जब निकलता है तो वो आपका इसमें आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर आप 5 सेकंड में 4 किलोमीटर चले तो एक पर्टिकुलर मिनट के लिए आपने 1 सेकंड के लिए आपने 0.8 किलोमीटर को कवर किया। लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपसे पूछते हैं कि आपने तीसरे सेकंड पर कितना चला है। अब जरूरी नहीं है कि आपने मान ली पहले सेकंड 0.8 चला, आप अगले पे भी 0.8 चलो, हो सकता है कि वो 1 किलोमीटर हो जाए, 0.5 हो जाए, 0.7 हो जाए, 0.3 हो जाए, तो ये यहाँ पर नहीं होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालने के लिए हम लोग इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा इंस्टेनियस का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, यानी यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन होगा। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि वहाँ पे भी एक इंस्टेंट पे निकालने को आता है और एक आपका एवरेज यानी कि इंटीग्रेट करके निकालने को आता है। तो जो एवरेज होता है वहाँ पर आपका इंटीग्रेशन लगता है, एवरेज पे आपका इंटीग्रेशन लगता है और इंस्टेनियस पे आपका डिफरेंशिएशन लगता है। तो ये होता है आपका इंस्टेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे डिफरेंस। इंस्टेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना, एवरेज का मतलब कि ओवरऑल जितना भी आप चले हैं गिवन टाइम इंटरवल में अपॉन करके वहाँ पे उसका एक एवरेज निकाल देना कितना आपका है, जो कि आपका सीयूटी में एवरेज रॉ स्कोर लाया जाता है जब सीवीटी मोड पेपर कंडक्ट कराया जाता है। ये आपका यहाँ पे होता है। और देखें, और अगर यहाँ पे हम और कुछ चीज़ों की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे तो आपका एसआई यूनिट का यहाँ पे एक खेल आता है, तो लिख लीजिए, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ है, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए एक होता है आपका इंस्टेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेनियस का मतलब होता है आपका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना, एवरेज रेट का मतलब होता है कि ओवरऑल गिवन टाइम इंटरवल में आपका एवरेज कितना आ रहा है, कितना आपने कवर अप किया है। तो ये होता है आपका बेसिक डिफरेंस इंस्टेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। अब एक चीज़ जो आती है वो यहाँ पर आपका एसआई यूनिट का खेल आता है। रेट ऑफ रिएक्शन में एसआई यूनिट का ये जो होता है खेल, एक सेकेंड, आई थिंक पेन का कलर यहाँ पे कुछ हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए एक होता है आपका यहाँ पे आप एसआई यूनिट की बात यहाँ पे आ जाती है। तो एसआई यूनिट जो होता है वो आपका मोल पर लीटर यहाँ पर आता है, मोल पर लीटर सेकंड आता है। सेकंड क्यों आएगा? क्योंकि सेकंड बताएगा क्या टाइम इंटरवल चल रहा है, और मोल पर लीटर आपका कंसंट्रेशन का यहाँ पर होता है। आपने सोल्यूशन चैप्टर में देखा होगा, मैंने वहाँ पे बताया था मोल पर लीटर आपका कंसंट्रेशन बताएगा और सेकंड जो है वो आपका टाइम बताएगा। तो यहाँ पे ये इसकी एसआई यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। और अगर हम लोग कभी कभी होता है कि प्रेशर के टर्म्स में भी आ जाता है, तो प्रेशर के टर्म्स में भी आपको घबराना नहीं है।
प्रेशर के टर्म में ये बस आपका हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड, यानी कि 1 एटीएम, एटीएम आपने पढ़ा होगा, एटीएम पर सेकेंड एटमॉस्फेयर प्रेशर पर सेकेंड, ये आपका वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो आपने इतनी बातें अभी यहाँ पे देख ली, इंस्टेनियस और एवरेज रेट आपने यहाँ पे देख लिया है। हम चाहें तो एक बार इसका वो भी लिखवा देते हैं, तो देख लीजिए इंस्टेनियस का लिखने के लिए, इंस्टेनियस का हम लोग जब रेट लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा। मैं आपको यहाँ पर रिएक्टेंट के टर्म में यहाँ पे बता रहा हूँ, रिएक्टेंट के टर्म में, दोनों का हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में लिख देते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में बस आपको वहाँ पर पॉजिटिव रखना है। ये इसके लिए ये हो जाएगा आपका माइनस डी टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1 बाई डी टी, T2 माइनस T1। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रेट का टर्म आएगा। हम लोग एनसीईआरटी में भी अगर देखेंगे तो ऐसा ही एज इट इज आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जब आप यहाँ पर बात करेंगे एक इंस्टेंट पे निकालने के लिए, इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, आपका डी आर बाई डी टी माइनस का डी आर बाई डी टी। और अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज में बात करें तो ये एवरेज आपका हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगना है आपको यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका माइनस, एक सेकेंड, ये डी नहीं होगा, तो देखिए ये आपका डी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस का डेल्टा टाइम्स ऑफ आर बाई डेल्टा टी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एवरेज रेट के लिए कैलकुलेशन होगा। एवरेज के लिए आपको इंटीग्रेट करना है और हिस्टेरिसिस के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, गिवन टाइम शुरू इनिशियल टाइम इंटरवल से फाइनल टाइम इंटरवल तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे बातें अब हो चुकी हैं इन सब की, इंस्टेनियस, एवरेज रेट। और कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लूँगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे हो जाता है ये 2HI और यहाँ पे ये मान लीजिए ये हो जाएगा आपका H2 प्लस I2, जिस तरीके का है। तो ये मान लीजिए आपके सामने एक रिएक्शन बस लिखी हुई है, मैंने बस ये रिएक्शन लिखा है, अब इसमें इसके बैलेंस करने के तरीके को आप देख लीजिए, मैंने बस अभी ये नॉर्मल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्या रहता है कि पूछ देता है कि इसका हमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन लिखना है। एक होता है आपका डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में आपको इसको उतार के लिखना है, आपको रिएक्शन देगा, डिफरेंशियल फॉर्म दे देगा। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा ये जो भी ये होता है आपका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, तो अभी नहीं है तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना। तो ये जो होता है आपका शुरू का, इसको हम स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टीशियोमेट्रिक, ये आ जाता है आपका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सेकेंड इसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा शायद हो गया यहाँ पे ऊपर, एक मिनट इसको मिटा के रफ कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक एक चीज। हाँ तो देखिए ये आपका यहाँ पर होता है स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है आपका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है आपका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका लिखा रहता है गिवन इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन में, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि उसको डिवीजन के फॉर्म में उतार दिया जाता है। जैसे इसका जो रहेगा, अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है, माइनस का डी आर बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशियल रेट फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ 1/2 DHI बाई डी टी। कुछ आई थिंक समझ में आया होगा। ये जो आपका यहाँ स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये आपका डिनोमिनेटर में उतर जाता है, और क्योंकि ये माइनस डी आर बाई डी टी हमें लिखना है, तो रिएक्टेंट आपका यहाँ पर HI है, तो HI को आप ऊपर रख के इसको DT से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का DHI बाई 2DT। एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पे 2DT हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं।
और अगर हम इधर से भी बात करें तो इधर कोई नहीं है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो ये आपका पॉजिटिव में रहेगा, या स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं तो डिनोमिनेटर में कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, बस ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा DH2 बाई dt। और ये जो प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं रहता है, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल लग जाएगा। ये भी आपका इक्वल टू ही होगा, एक तरीके से मान लीजिए इक्वल टू ही आपका ये है, और ये हो जाएगा di2 बाई dt। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं। जब कोई भी आपके सामने एक इक्वेशन दे देगा, उसको बोलेगा कि डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखो, डिफरेंशियल रेट इसका लिखो, तो आप इस तरीके से कुछ यहाँ पर लिखते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, 2-4 एग्जांपल्स आपके हैं, और बाकियों के लिए आप चाहें तो फर्दर उसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और बाकी सारे आप यहाँ पर एग्जांपल्स, क्वेश्चंस वगैरह सब आप लगाएंगे, जितना आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा आपको लिखना आएगा। तो ये यहाँ पर बात हमने रेट ऑफ रिएक्शन की अब कर ली। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कंसंट्रेशन में जब चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा वो आपका कंसंट्रेशन हो। तो लिख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहला होगा यहाँ पर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ पर अफेक्ट डालेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट डालता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपका आता है यहाँ पर टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर को भी यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर वहाँ पे आपको नहीं पता रहेगा तो आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा है उस रिएक्शन के दौरान, वगैरह वगैरह बातें वहाँ पे आपकी आ जाती हैं। और जो हम देख सकते हैं, हम इस चीज़ पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके का रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, उस पर भी आ सकता है। उससे आप स्पीड को वो कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मैं इसको RNP से लिखना ताकि आपको समझ में आ जाए। R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट। और चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ और आपका जो आता है वो इसी चैप्टर में आपको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, वो है आपका यहाँ पे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रिएक्शन के दौरान में होता है, जो रिएक्शन के दौरान यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो इन 4 चीज़ों पे रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो डिपेंड करता है, यानी कि इनको इफेक्ट डालता है। ये सब बातें यहाँ पर हो जाती हैं, ये सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। केमिकल और एनसीईआरटी में देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट रहता है गिवन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उनके कंसंट्रेशन पे, ड्रग और रिएक्टेंट वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे दी हुई। और हाँ, जितने भी एनसीईआरटी में आपके इंटेक्स बेस्ड क्वेश्चंस और जितने भी आपके सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आपको हर चैप्टर में वो लगाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में डायरेक्टली उन्हीं से यहाँ पर क्वेश्चन, वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उन्हीं के बेस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है कि सेम क्वेश्चन दे के बस वहाँ पे वैल्यूज को चेंज। तो आपको इंटेक्स बेस्ड क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जांपल्स भी अपने से लगाने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बढ़िया आप यहाँ पर नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज को बूस्ट करेंगे, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी होगी। तो इन सब चीज़ों पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये इस फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो है हमारा रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ बल्कि आपका और कुछ नहीं बल्कि एक रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन होता है, जो ये बताता है कि गिवन रेट ऑफ रिएक्शन का हम यहाँ पर किस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं जब आपके सामने इक्वेशन दे दे। तो रेट लॉ का काम बस इतना ही होता है। आई थिंक आपको बोर नहीं हो रहा है। अगर बोर हो रहे हो यार तो बता दो यार, वीडियो में कमेंट करके बताया करो कि अगर बोर हो रहा है तो इंटरेक्शन करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क देता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ यहाँ पे समझ में आए, आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बना सके, नॉलेज गेनर आप यहाँ पे हो सके। तो रेट लॉ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो रेट लॉ का हम यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो एनसीईआरटी में तो आपकी डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे बताया भी गया है। पेज नंबर अगर आप देखें, पेज नंबर आपका 67 पे आपका हाईलाइट करके दिया हुआ है कि रेट लॉ जो होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को उसके मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा जाता है, जिसमें हर टर्म का कोई ना कोई पावर होता है और वहाँ पर कोई भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है रिएक्टिव स्पीशीज। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको एक छोटे फॉर्म में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, लिखवा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो रेट लॉ क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन होता है कि द रिप्रेजेंटेशन
The representation of rate of chemical reaction, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सेम होता है, कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reacting species, representation of rate of chemical reaction in terms of molar concentration of reacting species in the given balanced chemical equation, in the given balanced chemical equation, is known as rate law. तो ये आपका यहाँ पर रेट लॉ का बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया है, लेकिन जितना जल्दी आप इसको अपने वर्ड्स में लिखना सीखेंगे, जितना जल्दी आप समझेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपको और यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी को आप लगातार फोकस करते रहिए। एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए रामबाण है। एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना जल्दी आप उनको समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा यहाँ पर होने वाला है। तो ये आपका यहाँ पर रेट लॉ होता है। डिफरेंशियल रेट फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और यहाँ पर रेट लॉ भी समझा दिया। अब जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होने वाला है वो हमारा रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल से जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम वहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी कुछ ऐसा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में भी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में यूज़ किए जाने वाला कांस्टेंट को ही हम लोग रेट कांस्टेंट यहाँ पे कहते हैं। रेट कांस्टेंट का आपका डेफिनेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर देखा जाए, जैसे आपके सामने एक रेट एक्सप्रेशन लिखी है, रेट जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर ए और कुछ इसकी पावर में x है, कुछ इसकी पावर में यहाँ पर y है। तो अब आप इसको हटाना चाहते हैं, तो इसको हटाने के लिए आप ऑब्वियसली कोई ना कोई कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो रेट क्या हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ a x और b y। तो ये जो k है यही आपका और कुछ नहीं बल्कि रेट कांस्टेंट यहाँ पे है। मतलब जो कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन में पार्ट लेता है उसी कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो यही सिंपल सा आपका रेट कांस्टेंट होता है। अब क्या रहता है कि क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि मान लीजिए मैंने इस k को डबल किया, तो इस ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 1a है और ये 1b है और इसके टर्म में और भी कोई स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं है जो इसको और एनहांस कर सके, तो अब यहाँ से एक चीज़ तो आप समझ गए कि रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पर है, और अगर ये घटेगा तो ये भी यहाँ पर जाएगा। ओके, तो अगर आपने इसको 2 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो ये है ये भी आपका 2 टाइम्स यहाँ पर बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल लेके यहाँ पे हमने देख लिया। तो जैसे अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये जो रेट है यहाँ पर के, और ये जो दिया हुआ है ये आपका 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स और बी वाई यहाँ पर है। अब क्या हो जाएगा कि अब के की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 दी रहेगी तो अब पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज होगा या एनहांस होगा। तो सिंपल दिख रहा है यार, ये जो 2 है इस 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो रेट रहेगा ये आगे जाके के की जगह ये 4 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई हो जाएगा। यानी कि अब जो रेट है वो हमारा 4 टाइम्स यहाँ पर बढ़ गया है। तो उम्मीद है आपको अब ये चीज़ समझ में आई होगी कि रेट कांस्टेंट को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पर एनहांस होता है, उतने टाइम्स वो यहाँ पे बढ़ जाता है। एनसीईआरटी में अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। एनसीईआरटी में भी आपको सब चीज़ यहाँ पे दी हुई है। देखिए यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि अगर आपने रेट जो है वो क्या है कि अगर आपने उस केस में रेट कांस्टेंट को किसी ए या बी में से किसी की भी वैल्यू को अगर यहाँ पर बढ़ाया तो उतने टाइम उसका रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस हो जाएगा, वो उतने टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा उस फैक्टर से, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप वहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनके बेसिस पे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को आप देख के यहाँ पे समझ ही जाएंगे।
एक जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, उसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखिए, देखिए रेट लॉ जो होती है, रेट लॉ कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। यानी कि क्या होता है, हम किसी भी केमिकल कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, उसके रेट लॉ को हम या रेट एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यहाँ पर हम थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते। थ्योरेटिकली हम लोग ने जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड, वेट अ सेकंड, आगे हाँ देखिए, ये जो आपका यहाँ पर इक्वेशन है ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है, लेकिन अब क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये यहाँ पर जो रेट लॉ यहाँ पे है, वो रेट लॉ जैसे ये मान लीजिए आपका एक एक्सप्रेशन है, इसका रेट, यही रेट लॉ आपके यहाँ पे है, तो इसको हम थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की जाननी जरूरी है। तो रेट को हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू ही हम रेट लॉ को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे हम रेट लॉ को डिफाइन नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आज का वीडियो यही तक था, जितना मैंने आपको यहाँ पे समझाया पढ़ाया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करो, ताकि ऐसे ही लगातार रेगुलर अपडेट्स हमारे वीडियोस के आप तक पहुँचे, आपको लगातार मिलते रहे। और एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करते रहो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो इतना आज की वीडियो के लिए बहुत है, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मस्त रहिए और अपने फ्यूचर के लिए मेहनत लगातार करते रहिए, एफर्ट्स डालते रहिए। सो थैंक यू।